नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सूर्य IQ एकेडमी में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, वर्ल्ड वार वन और टू। इस वीडियो में हम जो भी ये नोट्स यूज़ कर रहे हैं, PDF नोट्स, ये आप हमारी ऐप सूर्य IQ एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन की हुई है। ये ऐप हमारी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF नोट्स डाउनलोड करके ओपन कीजिएगा, उसके बाद में इस वीडियो को देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड वार वन की। तो पहला विश्व युद्ध हुआ वो 1914 से 1918 के बीच में हुआ। अब इस विश्व युद्ध के क्या कॉजेस थे, क्या कारण थे, क्या इवेंट हुए, इसमें कौन कौन से घटनाएं हुए और इसके कौन से क्या परिणाम हुए, ठीक है, उसको जान लेते हैं। तो वर्ल्ड वार वन में ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था। तो इसमें बहुत सारे नेशंस थे, यूरोप के, रशिया के, US, मिडल ईस्ट और अदर रीजन्स भी। 1914 से 1918 के बीच। अब इसमें जो मेन पावर्स थी, जो जो फर्स्ट साइड जो थी वो थी सेंट्रल पावर्स। जो सेंट्रल पावर से जानते हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर, जिसको आप अभी मॉडर्न डे में टर्की मान सकते हैं, टर्की और बुल्गारिया। ये चार थे। और जो सेकंड थे, जो इनके अपोज में थे, वो थे फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, इटली, USA, जापान। अब अपन समझ लेते हैं कि ये वर्ल्ड वार वन हुआ क्यों, इसके कारण क्या था कि वर्ल्ड वार वन हुआ। तो पहला था इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियल राइवलरीज। उस टाइम क्या था कि जो इंपीरियल पावर्स थे, जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इनको इनमें आपस में कंपटीशन हो गया था कि वर्ल्ड पे कौन राज करेगा। जो कॉलोनीज जो थी, जैसे जैसे इंडिया पे ब्रिटेन का राज था, वैसे ही जितनी भी कॉलोनीज थी अफ्रीका की, तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए जो ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी है, इनके आपस में कंपटीशन हो गया। क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी उनके उन कॉलोनीज के रिसोर्सेज, इकोनॉमिक जो डोमिनेंस है, वो खुद के पास आ जाए। तो इसके साथ साथ उस टाइम कैपिटलिज्म भी आ गया था। तो ये जो होड़ थी वो काफ़ी बढ़ गई थी। तो ये एक पहला रीजन था वर्ल्ड वार वन होने का। दूसरा, नेशनलिज्म। जैसे जैसे कैपिटलिज्म बढ़ती गई, नेशनलिज्म भी बढ़ता गया, राष्ट्रवाद बढ़ता गया। और लोगों में, वहाँ पे यूरोप में जो है, बहुत सारे एथनिक ग्रुप थे, उनके आपस में लड़ाई होने लग गई। तो इसकी वजह से भी कई सारे टेरिटरी के डिस्प्यूट होने लग गए आपस में। तो इसकी वजह से ये भी एक रीज़न था। अलायंस, यूरोप जो था वो कई सारे डिफेंस अलायंस में कई देशों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिए थे। तो इससे क्या होता है, कोई छोटी मोटी लड़ाई भी होती थी तो पूरे के पूरे देश उस लड़ाई में कूद पड़ते थे। इससे क्या हो गया, ये भी एक मेन रीज़न था। अब इस जो अलायंसेस जो हुए थे, उसमें एक पहला था ट्रिपल एंटांट। ये कौन कौन थे, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, जो ये पावर्स थे आपने अभी ये देखे। इसमें तीन के अंदर एग्रीमेंट था। और एक था ट्रिपल अलायंस, वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। इसके बाद में मिलिट्री और नेवल की लड़ाई होने लग गई। तो सब अपने अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाने लग गए। जैसे जैसे आप मिलिट्री आर्म्स बढ़ाएंगे तो वार होने की संभावना वैसे भी बढ़ जाती है। और नेवल की जो राइवलरी थी, नौसेना, नेवल राइवलरी, वो जो है जर्मनी और ब्रिटेन में काफ़ी हो गई थी। वो इंटेंस हो गई थी क्योंकि जर्मन चाहते थे कि नेवी पे उनका कंट्रोल रहे पूरा। जो इमीडिएटली वर्ल्ड वार वन तुरंत स्टार्ट क्यों हुआ, क्योंकि असासिनेशन कर दिया आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड का।
ये ऑस्ट्रिया हंगरी के थे, इनका असासिनेशन हो गया था। अब ये बंदा इम्पोर्टेंट क्यों था, आर्कड्यूक फ्रांस, क्योंकि ये ऑस्ट्रिया हंगरी का जो थ्रोन था उस पर ये बंदा बैठने वाला था, इसका असासिनेशन हो गया था। ठीक है, तो ये जून 1914 में ये इवेंट था, इसकी वजह से इसके रिएक्शन बढ़ते गए और वार में तब्दील हो गई। ठीक है, तो ये मेन कॉजेस थे वर्ल्ड वार 1 के। अच्छा, वार के अंदर कौन कौन से इवेंट्स हुए तो वो देख लेते हैं। अब इसमें ओपनिंग मूव क्या आया, जर्मनी ने एक प्लान बनाया, स्लीफेन स्लीफेन योजना, स्लीफेन प्लान। इसमें क्या, इसने क्या सोचा भाई, अपने पेपर पे तो बढ़िया प्लान बनाया जर्मनी ने। वो सोचा कि मैं बहुत फास्ट जल्दी फ्रांस पे कब्जा कर लूंगा। ठीक है, जब ये फ्रांस पे कब्जा बहुत जल्दी हो जाएगा तब तक रशिया जो है वो अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज करने में काफी टाइम लगाएगा। उससे पहले पहले मैं फ्रांस पे कब्जा करके फिर रशिया के पास चला जाऊंगा। बट ऐसा हुआ नहीं, कि पेपर पे प्लान तो अपन अच्छे बनाते हैं, बट वो एक्चुअल में जब करने गए तो इनकी विक्ट्री नहीं हो पाएगी फ्रांस पे जल्दी। इससे क्या हो गया, इससे इनका वेस्टर्न फ्रंट पे वार स्टार्ट हो गया, उसको ट्रेंच वारफेयर भी बोला गया। इसमें क्या है, सबने ऐसा ट्रेंचेस खोद लिए जमीन में, लैंड पे, और फिर आपस में लड़ते रहे दोनों साइड में। तो इसमें क्या है, काफी काफी लोग जर्मनी के मर गए थे। तो पहला इवेंट ये हुआ। दूसरा, वार जो था सी पे भी हुआ। ब्रिटेन और जर्मनी ने ब्लॉकेड लगा दिया था, ताकि क्या है, जो राइवल्स हैं उनको सप्लाई ना मिले। और जर्मनी ने क्या किया, सबमरीन वारफेयर स्टार्ट कर दिया था 1917 पे। तो इसमें किसी की भी कोई भी शिप वहां से आता था उसको ये डुबा देता था। इसकी वजह से क्या हुआ, यूएस भी एंटर कर गया वार में। जैसे ही यूएस एंटर किया तो जो ये पावर्स हैं, अलाइड पावर्स, इनको काफी काफी सहायता मिल गई। और 1917 में जो जारिस्ट रिजीम था उसकी भी रशिया ने विड्रॉ कर लिया था। तो इससे क्या, जारिस्ट रिजीम जो था रशिया का वो भी एक्सपोज हो गया था, और रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में स्टार्ट हो गया था। और रशिया की हालत खराब हो गई थी, इसलिए बोल्शेविक लेड बाय लेनिन लेनिन ने क्या किया, रशिया को विड्रॉ कर लिया वार से, और एक ट्रीटी साइन कर ली, ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोव्स्क। वो जर्मनी के साथ कर ली, इसमें रशिया का काफी नुकसान हुआ। तो इसमें क्या है, रशिया को काफी टेरिटरी देने पड़ गई थी। तो अगर डेट की याद करें तो ये आप डेट भी याद कर सकते हैं, 28 जुलाई 1914 को वार स्टार्ट हुआ, और 11 नवंबर 1918 को वार खत्म हुआ। आगे चल लेते हैं, कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ वार का। ये जो इवेंट्स हुए उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ। एक तो एम्पायर जो थे वो कोलैप्स हो गया, नए स्टेट बन गए थे। और ये जो एम्पायर थे, रशिया, जर्मन, ऑस्ट्रियो हंगेरियन, ऑटोमन एम्पायर, ये सारे डिसइंटीग्रेट हो गए और नए नेशन बन गए। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में जैसे पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया है, यूगोस्लोविया है, टर्की, ये नए बन गए स्टेट्स। जैसे ये खत्म हुआ उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन हुई 1919 में। इस ट्रीटी में क्या है कि जर्मनी को बता दिया कि भाई आप ही वार के पूरे जिम्मेदार हो। वार गिल्ट जो था वो इसके ऊपर डाल दिया, जर्मनी के ऊपर। और और ये जो पीस थी ये अचीव की गई थी, डिक्टेटेड थी, क्योंकि जो नेगोशिएशन हुई थी उसमें जर्मनी था ही नहीं। तो वार गिल्ट का क्लोज डाल दिया था, फुल ब्लेम फॉर वार ऑन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, इस पर डाल दिया था। तो जर्मनी को रिक्वायर किया था कि वो पैसे दे अलाइज को, 6600 मिलियन पाउंड, क्योंकि उनका वार में नुकसान हुआ। जर्मनी की आर्मी जो थी उसको लिमिट लगा दी थी 1 लाख तक।
1 लाख मैन ही हो सकते हैं उसमें। और हेवी आर्टिलरी, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ये सब पे बैन लगा दिया था। तो जर्मनी को टेरिटरी, 13% टेरिटरी का भी नुकसान हुआ। तो थोड़ी फ्रांस को चली गई, कुछ ईस्टर्न जर्मनी में चली गई, पोलैंड के पास। और ये जो अ, इसके अलावा भी 2-3 ट्रीटी और हुई थी, उसका भी हम पता कर लेते हैं। इसमें पहले थी ट्रीटी ऑफ सेवरस, ये साइन हुई। इसमें क्या हुआ, जो ओटोमन एम्पायर जो था, ओटोमन एम्पायर जो था, जो टर्की, आप मॉडर्न डे टर्की बोल सकते हैं, उसको डिवाइड करके कुछ पोर्शन ब्रिटिश को दे दिया, कुछ फ्रांस को दे दिया, ऐसा बना दिया। इंडिपेंडेंट टर्की नेशन नहीं बना। उसके बाद ट्रीटी ऑफ लॉसेन हुई, उसमें फिर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट टर्की बनाया गया। एक ट्रीटी और हुई, वो हुई ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन। इसमें ऑस्ट्रियो हंगेरियन जो एम्पायर था उसको डिवाइड कर दिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लेविया में। ये जो मेन ट्रीटीज थी, ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। ये सारी ट्रीटीज हुई। इसके साथ ही फाउंडेशन हो गया वर्ल्ड वार 2 का। क्यों? क्योंकि ट्रीटी में ऐसी चीजें थी कि जर्मन सिटीजन को ऐसा लगने लगा कि उनको ह्यूमिलिएट किया गया है। तो सारा वार का जो वार गिल्ट है वो जर्मनी पे डाल दिया गया था। इससे क्या हो गया, जर्मनी में एक टोटलिटेरियन रजीम आया। और वर्ल्ड वार सेकेंड का जो फाउंडेशन है वो इसी टाइम पे हुआ। फिर एक लीग ऑफ नेशंस आई, ये एस्टेब्लिश की गई ताकि फ्यूचर में वार ना हो और इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो। ये लार्जली यूएस के द्वारा लाई गई थी, यूएस प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन द्वारा। इसके 14 पॉइंट्स थे। इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हुआ, इससे पता चला कि यूरोपियन पावर कमजोर होगी और इंडिया को एक ऐसा बिलीफ मिला कि खुद का रूल, सेल्फ रूल लाया जा सकता है। इंडिया ने इस वार में काफ़ी मिलिट्री फाइनेंशियल सपोर्ट किया था। और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को भी एक बूस्ट मिला था, तो वो इसी की वजह से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस का भी काफ़ी राइज हो गया था, क्योंकि इसको वार का कोई नुकसान नहीं हुआ था। उल्टा जो लोन दिए थे उससे उसको और भी, इसकी इकोनॉमी को काफ़ी फायदा हुआ। अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उसके बाद में उसी ने स्टेज रख दिया था सेकेंड वर्ल्ड वार का। उसकी भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हुआ वो हुआ 1939 से 1945 के बीच में। अब इसके क्या कॉजेस थे, क्या रीजन थे, वो देख लेते हैं। इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं, बैकग्राउंड फैक्टर क्या थे और इमीडिएट क्या फैक्टर्स थे, वो समझ लेते हैं। इसमें जो थे पावर्स, उसको दो भागों में एक एलाइड पावर्स, एक था एक्सिस पावर। ये वन साइड थे जर्मनी, इटली, जापान। और एलाइड पावर्स है यूएस, यूएसएसआर, यूके, चाइना, जापान। अब नेसेसरी फैक्टर क्या थे, एक तो वर्ल्ड वार 1 की लेगेसी थी। ट्रीटी ऑफ वर्साई जो थी, वो ह्यूमिलिएशन हो गया था जर्मन्स का। तो इसकी वजह से क्या, हिटलर का राइज हुआ। और इन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये जो ट्रीटी है ये मैं ख़त्म कर दूंगा। और इसकी वजह से क्या है, फासिज्म और नाजिज्म का भी एडवेंट आया, क्योंकि हाइपर नेशनलिज्म होगी। और हिटलर की जो एक्सपांशन की जो थी आइडियोलॉजी, वो फैलने लगी। और बेनिटो मुसोलिनी जो थे, उसकी वजह से नेशनलिज्म एक्सपांशन की पॉलिसी काफ़ी बढ़ी, उसका राइज हुआ। हिटलर ने जो पॉलिसी ली, ये थी लेबेनस्टाम, लिविंग स्पेस। ये क्या चाहते थे कि ये जो ईस्टर्न यूरोप है, वहाँ पे बहुत सारी टेरिटरी ले ले, तो उनको एक तो जगह मिल जाएगी, लैंड मिल जाएगा सेटलमेंट के लिए, कई सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। और इसके लिए इन्होंने पोलैंड और रशिया की कुछ टेरिटरी लेने का प्रयास किया। ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो गया था 1929 में। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक हार्डशिप हो गई थी। और
जर्मनी को वार के पैसे भी देने पड़ गए थे। इससे क्या हो गया, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। और इसलिए जो ये लोग जो वादे कर रहे थे उसमें लोग आ गए कि ये रिकवरी हो जाएगी इकोनॉमी की। और जो लीग ऑफ नेशन बनाई थी वो फेल हो गई थी, क्योंकि उसके पास कोई पावर ही नहीं था इन्फोर्समेंट करने का। और इंटरनेशनल अगर कोई लड़ाई होती थी उसको रोकने का उसके पास मीडिएट करने की क्षमता ही नहीं थी। और अपीजमेंट की पॉलिसी भी ब्रिटिशर्स ने अपनाई थी। ब्रिटिश और फ्रेंच ने क्या है, हिटलर और मुसोलिनी को वार अवॉइड करने के लिए बहुत सारे अपीजमेंट किए थे, कंसेशन दिए थे, कई छूटें दी थी उससे। उसको मुनिच एग्रीमेंट में लिखा गया है 1938 में। तो म्यूनिक एग्रीमेंट जो हुआ 1938 से, इससे उसको और अपीजमेंट मिला। इससे क्या हो गया कि उनको ऐसा लगा कि वेस्ट के पास इतना पावर है नहीं। तो ये जो मेन रीजंस थे, ये रीजंस थे। अब इमीडिएट रीजन क्या हुआ कि भाई इमीडिएट वार स्टार्ट हो गया। हिटलर ने क्या किया, नॉन एग्रेशन का पैक्ट कर लिया, किसके साथ, सोवियत यूनियन के साथ। तो उसका वो था कि ये अगर पोलैंड पे वार करेगा तो रशिया उसको साथ नहीं देगा, न्यूट्रल रहेगा। इससे क्या है कि जर्मनी जैसे पिछली बार दोनों जगह से लड़ना पड़ गया था, वो इस बार नहीं लड़ना, टू फ्रंट वार नहीं हो पाएगा। तो जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड पे आक्रमण कर दिया। और इससे क्या हो गया, ब्रिटेन और फ्रांस ने जो एग्रीमेंट किया हुआ था, डिफेंस की गारंटी दी थी पोलैंड को, वो ऑनर करनी पड़ी। और इसके लिए ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या कर दिया, जर्मनी पे वार डिक्लेयर कर दिया। अब इसमें कौन कौन से इवेंट्स हुए वो भी देख लेते हैं। इसको वार को चार फेजेस में हम देख सकते हैं। पहला है ओपनिंग, सितंबर 1939 से दिसंबर 19। जर्मनी और यूएसएसआर ने क्या किया, पोलैंड ले लिया। जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने इसमें क्या है, ब्लिस क्रैक स्ट्रेटेजी अपनाई। बहुत लाइटनिंग वार इसमें करना चाहा, बहुत फास्ट। इसमें क्या है कि इससे वो डेनमार्क, नॉर्वे, हॉलैंड, बेल्जियम और फ्रांस को कैप्चर करना चाहा। तो इसने फ्रांस तक ये 8 दिन के अंदर पहुंच गया था। तो ये स्ट्रेटेजी इसने अपनाई। बट इसने, इसकी जो ओपनिंग में मेन इसका था, जो हुई बैटल ऑफ ब्रिटेन के साथ। इस बैटल ऑफ ब्रिटेन में क्या हुआ कि जो जर्मन है, हिटलर है, वो जीत रहा था। बट इसने मिस्टेक क्या की कि इसने ऑर्डर दिया, पहले तो ये केवल डिफेंस टारगेट कर रहे थे ब्रिटेन के। बाद में इसने ऑर्डर दिया कि लंदन को भी उड़ा दो। इससे क्या हो गया कि यूके को टाइम मिल गया काफ़ी, और इन्होंने रीस्टोर करके फिर अटैक किया हिटलर पे। इस बैटल में, बैटल ऑफ ब्रिटेन एयर वार में, जर्मनी की डिफीट हो गई थी। इससे पहले भी, इस 1939 से पहले भी क्या हुआ था, जर्मनी और इटली ने एक रोम बर्लिन एक्सिस, ये एक पैक्ट किया था। और इसमें क्या हो गया था, जर्मनी और इटली ने अपने जो इंटरेस्ट है और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए आपस में ये एग्रीमेंट किया था। फिर उन्होंने एक पैक्ट ऑफ स्टील भी किया। इसमें क्या मोर फॉर्मल एग्रीमेंट जो था, ये इनफॉर्मल एग्रीमेंट था, इनफॉर्मल था, अनौपचारिक। और ये फॉर्मल एग्रीमेंट इन्होंने फिर बाद में साइन किया। ठीक है। इसके बाद में इन्होंने एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट पैक्ट किया, जिसमें जर्मनी, इटली, जापान, जापान को इंक्लूड कर लिया था उन्होंने। तो ये हुआ था, ये एग्रीमेंट हुआ था, ये मतलब तैयारी हो रही थी युद्ध की। अच्छा, 1940 ये वाला जो हुआ, इन्होंने फ्रांस पे कब्जा किया, बट ब्रिटेन से हार गए। इसके बाद में जर्मनी ने क्या किया, ऑपरेशन बारबरोसा किया। इसमें क्या था, जो रशिया के साथ इसने यहाँ पे जो नॉन एग्रेशन का पैक्ट किया था वो भी तोड़ दिया, और रशिया का इन्वेजन चालू कर दिया। और इसी के साथ जापान, क्योंकि इनका एग्रीमेंट हुआ हुआ था, तो जापान ने क्या किया,
अटैक कर दिया पर्ल हार्बर पे। पर्ल हार्बर पे अटैक करते ही यूएस भी पिक्चर में आ गया। और जापान ने और भी क्या क्या साउथ ईस्ट एशिया में मलाया है, सिंगापुर है और फिलीपींस, इस पे अटैक कर दिया। ये एरिया सारा ले लिया था। 1942 1943 में क्या हुआ? यूएस ने क्या किया, बैटल ऑफ मिडवे 1942 में जापान को हरा दिया। और सोवियत यूनियन पे जो जर्मनी ने अटैक किया था, वो बैटल ऑफ स्टालिनग्रेड में वहां पे रोक लिया था। उनको उम्मीद नहीं थी कि वैसे इतना तैयार होगा, बट वो तैयार था और इनकी विक्ट्री हो गई रशिया की। और ब्रिटिश फोर्सेस ने जो नॉर्थ अफ्रीका में जो बैटल्स थी वो जीत ली थी, इसलिए ये टर्निंग पॉइंट बन गए थे। और उसके बाद में जो डी डे आया, जो मेन डे था, वो था ऑपरेशन ओवरलॉर्ड। इसमें जर्मनी ने जो ऑक्यूपाई किया हुआ था फ्रांस, उस पर कब्जा हुआ। तो जो जर्मनी ने ऑक्यूपाई किया हुआ था फ्रांस, उसको छुड़वा लिया। इटली भी इटली भी हार गया था। और यूएसएसआर की जो रशिया के ट्रुप्स थे वो बर्लिन की तरफ आई। और यूएस ने क्या है, जापान को हराने के लिए एटॉमिक बम का इस्तेमाल किया हिरोशिमा नागासाकी पे। तो जापान भी सरेंडर हो गया। अब ये खत्म कैसे हुआ? खत्म ऐसे हुआ कि हिटलर ने सुसाइड कर लिया 30 अप्रैल 1945 को, और जर्मनी ने इसके बाद में सरेंडर कर दिया। तो इस तरह क्या हुआ, ये खत्म हुआ। 1941 में अटलांटिक चार्टर भी इशू किया गया। ये यूएस और यूके ने बीच में हुआ। यूएस के प्रेसिडेंट और यूके के, उनके बीच में हुआ। और इन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया कि पोस्ट वार के बाद में किस टाइप का वर्ल्ड रहेगा वार होने के बाद में। तो ये स्टेटमेंट, इसको क्या है, ये जॉइंट डिक्लेरेशन थी सॉर्ट ऑफ। तो इसको अटलांटिक चार्टर बोलते हैं। और एक पोट्सडेम कॉन्फ्रेंस भी हुई 1945 में, यूएस, यूके, यूएसएसआर के बीच में। ये जो बिग थ्री जो थे, उनके बीच में हुई। ये इसके लिए हुई थी कि वार होने के बाद में जो टर्म्स रहेगी, टर्म्स एंड कंडीशन जो थी, उसको डिसाइड करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब इंडिया का रोल देख लेते हैं वर्ल्ड war 2 में। इंडिया ने मिलिट्री कंट्रीब्यूशन दिया, बहुत सारे लोग गए, 2.5 मिलियन मैन। फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन कैसे दिए कि ब्रिटिशर्स ने काफ़ी टैक्स लगाया था इंडिया में। और इसका इम्पेक्ट क्या हुआ, हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो काफ़ी स्ट्रांग हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। और फूड की शॉर्टेज हो गई थी, इसकी वजह से बंगाल में अकाल भी पड़ा था 1940, इससे क्या 3 मिलियन डेथ भी हुई थी। तो ये वार का इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ा था। अब वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा वो देख लेते हैं। जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा, ह्यूमन और फिजिकल डिस्ट्रक्शन हो गया था। लोगों की डेथ, 40 मिलियन डेथ हुई थी। आधा रशिया साफ हो गया था। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, इंडस्ट्रियल एरिया खत्म हो गए थे बहुत सारे। और ज्यूज का एग्जीक्यूशन हुआ था हिटलर के द्वारा, होलोकास्ट, आप जानते ही हो, काफ़ी फेमस है। कॉलोनियल एम्पायर जो था वो ख़त्म होने लग गए थे। जो यूरोपियंस की हर जगह कॉलोनियाँ बनी हुई थी, चाहे वो एशिया में हो, अफ्रीका में हो, वो सब खत्म हो गई थी। इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम में। और दो सुपर पावर नए बन गए थे, यूएस बन गया था जो इकोनॉमी स्ट्रांग था, और यूएसएसआर बन गया जिसकी आर्मी बहुत स्ट्रांग थी। तो बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो गया था। अब इन दोनों के बीच में कोल्ड वार स्टार्ट हो गया, क्योंकि एक था कम्युनिस्ट यूएसएसआर और यूएस था कैपिटलिस्ट। तो इनकी जो कोल्ड वार स्टार्ट हो गया। और यूरोप भी इस आइडियोलॉजी में बट गया। आधे लोग हो गए यूएसएसआर के साथ, आधे लोग हो गए यूएस के साथ। और एक न्यूक्लियर एज की भी शुरुआत हो गई थी, क्योंकि यूएस ने एटॉमिक बम यूज किया था। तो उससे एटॉमिक रेस भी स्टार्ट हो गई, न्यूक्लियर एज भी स्टार्ट हो गई थी। अब नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या बना, यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ 1945 में, ताकि आगे ऐसी लड़ाइयाँ ना हो, पीस और सिक्योरिटी रहे, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया जाए, सबका डेवलपमेंट हो। और जो लीग ऑफ नेशंस में जो कमियां रह गई थी,
उसको दूर करने के लिए ये हुआ। जर्मनी को डिवाइड कर दिया गया 4 जोन में, एक ब्रिटिश के पास, एक फ्रेंच के पास, एक यूएस के पास, एक यूएसएसआर के पास। और दो नेशन बन गए, एक वेस्ट जर्मनी हो गया, एक ईस्ट जर्मनी हो गया। अब ये जो डिवाइड हो गए, इसके बाद में ईस्ट वाला जो था रशिया के पास चला गया, और इधर वेस्ट हो गया। इसके लिए यूएस ने क्या बनाया, एक मार्शल प्लान बनाया, एक इकोनॉमिक प्लान बनाया यूरोप की रिकवरी के लिए। तो यूएस ने इसमें रिकवरी के लिए इसलिए प्लान बनाया कि रशिया का ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो जाए यूरोप पे। और इसके बाद यूएस ने नाटो का फॉर्मेशन किया, एक मिलिट्री अलायंस बनाया कि अगर किसी पे कोई यूएसएसआर से या रशिया से कोई थ्रेट आएगा तो यूएस आपकी सुरक्षा देगा। और यूएसएसआर ने फिर अपना एक वार्सा पैक्ट बनाया, उसने भी फिर एक इसके अगेंस्ट में एक पैक्ट बनाया। और इसके बाद थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी रही जो नॉन अलाइंड रही, नॉन अलाइंड मूवमेंट आया। इसमें ऐसे देश जो न यूएस के साथ हैं न यूएसएसआर के साथ हैं, तो ऐसे कंट्रियां उनको थर्ड वर्ल्ड बोला गया। और इन्होंने 1961 में अपना एक फोरम बनाया, नॉन अलाइंड मूवमेंट। अब ऊपर आपने पढ़ी ली होगी वर्ल्ड वार 1 की कौन कौन सी कंट्रीज थी। उसमें अलाइड पावर्स में फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, इटली, यूएस, जापान, अदर भी बहुत, सर्बिया, बेल्जियम, ग्रीस। सेंट्रल पावर कौन थे जो लड़ रहे थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन एम्पायर, बुल्गारिया। वैसे ही वर्ल्ड वार 2 में अपन चलते हैं। इसमें जो एक्सिस पावर्स थी वो थी जर्मनी, इटली, जापान। और अलाइड पावर जो थी, मेन जो थी, वो यूएस, सोवियत यूनियन, यूके, चाइना और फ्रांस। इसके अलावा भी 14 कंट्रीज और थी, इंक्लूडिंग स्वीडन और स्विट्जरलैंड, जो कि न्यूट्रल रही वर्ल्ड वार 2 में। अब ये जो अपन ने ऊपर जो वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 के बारे में जो सब पढ़ा है, इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टेबल फॉर्मेट में भी हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। ये फैक्ट्स आप याद कीजिएगा, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो ये वर्ल्ड वार 1 के फैक्ट्स हैं। वैसे ही हमने वर्ल्ड वार 2 के भी आपको फैक्ट्स दे दिए हैं। ठीक है? तो ये आप पढ़िएगा, इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा। समझ ना आए वीडियो आप वापस देखिएगा। और ये जो वर्ल्ड वार 1 और 2 है, इसके रिलेटेड अगर आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं तो आप हमारे ऐप सूर्य IQ एकेडमी को डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें हमने टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, उसमें आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो आपको पता चलेगा आपका प्रिपरेशन कैसी है। इस तरह अपने जो आरपीएससी में आरपीएससी में जो पीजीटी सोशल साइंस है, उसका जो हिस्ट्री पोर्शन है, पीजीटी सोशल साइंस का जो हिस्ट्री पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे पीजीटी सोशल साइंस का। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको कोई भी क्वेरी हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।